मैं आप सबका जीवन ज्योति बायोलॉजी चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस समय स्क्रीन पर सामने जो प्रश्न पत्र है वो है यूपी बोर्ड का। ये यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र में जो विषय हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है विज्ञान। यूपी बोर्ड के विज्ञान में अब एक साइंस का पेपर हो रहा है, यानी साइंस का पेपर हो गया एक। ये हमने ले लिया साइंस का एक पेपर और उनने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो यहाँ से यहाँ तक सभी छात्रों को परीक्षा देने से पहले पढ़ना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो ये विज्ञान का प्रश्न पत्र है उसमें 3 पार्ट है, यानी एक पार्ट, दूसरा और तीसरा। 3 में क्या? पहले में फिजिक्स, दूसरे में केमिस्ट्री और तीसरे में बायोलॉजी। मैं इस विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि 2003 का है, उस प्रश्न पत्र का जीव विज्ञान वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, और ताकि आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आइए चलते हैं, क्या कह रहे हैं आपसे। ये कह रहे हैं कि निर्देश पढ़ लेते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अच्छे विद्यार्थी का काम है कि वो इन 15 मिनट को अच्छे से इस्तेमाल करे। कह रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, अ, खंड ब। खंड अ तथा ब में 3 उपखंड हैं, यानी खंड अ में भी 3 पार्ट हैं, खंड ब में भी 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट इसलिए हैं क्योंकि पूरा विज्ञान विषय 3 पार्ट में बटा हुआ है। आइए चलते हैं। कह रहे हैं खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से सही विकल्प को चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से इसको हम लोग फोकस कर लेते हैं। कलर ये आइए देखिए, इसको ये बात याद रखेंगे कि हमें जो पेन है उसका कलर या तो काला हो या उस बॉल पॉइंट पेन का जो है नीला अथवा काला कलर है, और OMR आपको मिलेगी, उसमें आपको दिए हुए करेक्ट सर्किल को इस तरीके से पूरा भरना है। फिर क्या कह रहे हैं? खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको कोई भी बहुविकल्पी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख, ये खंड ब वर्णात्मक है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। फिर 7वां पॉइंट कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनमें निर्धारित अंक दिए हुए हैं, है ना। ठीक है, ये भी ठीक है। अभी तो ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव में चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे काम कर रहे हैं। सबके 1-1 नंबर हैं। खंड ब की बात ही नहीं करते, जब अगला वीडियो बनाऊंगी तब खंड ब की बात करूंगी। ठीक है, आइए चलते हैं। उपखंड, ये खंड अ और उपखंड क, ये ठीक है, इसको भी ले लिया जाए। ये कह रहे हैं कि खंड अ और उपखंड क, डेफिनेट सी बात है कि फिजिक्स होगा, तो थोड़ा आगे स्किप करती हूँ। यानी हमें चाहिए उपखंड ख के बाद उपखंड, ये आ गए ग पर, ये आ गए उपखंड ग पर। चलिए आइए बात करते हैं उपखंड ग की। इसको पूरा ले लेते हैं। यहाँ पे नवीकरण ऊर्जा का स्रोत ये है। अब आए यहाँ पर, देखिए सही, आपको तो गोले बनाने हैं जो OMR शीट पर मिलेगी आपको OMR शीट। कह रहे हैं उपखंड ग, यहाँ पे इस उपखंड में बहुविकल्पी हैं हम लोग, और ये जो पार्ट है वो जीव विज्ञान का है। ये हम आ गए जीव विज्ञान पे, ये आ गए जीव विज्ञान पे। चलिए, अगर अच्छा स्कोर करना है तो इसमें दिए हुए सारे ऑब्जेक्टिव सही होने चाहिए। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि नवीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली स्रोत क्या है? एक ऐसा सोर्स बताइए जो पर्यावरण के लिए फ्रेंडली हो और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो, रिन्यूएबल जिसको कहते हैं। तो पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो है पवन ऊर्जा। यानी आपको बहुविकल्पी के उपखंड ग के क्वेश्चन नंबर 14 में पहला यानी ए वाले पार्ट को इस तरीके से सर्कल कर देना है। आगे चलते हैं। कहते हैं मेंडल प्रसिद्ध है
क्या क्या? आनुवांशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के क्षेत्र में, सुजनिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जिन्हें मेंडल जो है वो आनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी आंसर ए सही हो गया। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये प्रश्न 16 है, 16वां प्रश्न है और ये आपसे कह रहे हैं शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं को स्पर्म भी कहा था, ऐसे बोलते हैं, ये इंग्लिश का टर्म है। और अगर ऐसे लिखा हो स्पर्म पर्म ऐसे लिखा हो तभी भी आप इसको आप शुक्राणुओं के, ये शुक्राणुओं का मतलब स्पर्म हो गया। क्या करेंगे अब आइए देखते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पेस क्लीन कर लेते हैं। ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया और उसके सही उत्तर की तरफ गौर करते हैं। कह रहे हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिकाओं में और अंडाशय में, वृषण में और यकृत में। देखिए वाहिकाओं का काम होता है कंडक्शन करना। इसका मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद इसका ये आंसर सही होगा, है ना। लेकिन शुक्र वाहिका वर्ड दिया हुआ है, वाहिका शब्द दिया हुआ है। वाहिका शब्द का मतलब होता है जो कि शुक्राणुओं का कंडक्शन करे। अगर एक मेल का यानी कि पुरुष का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट देखें, छोटा सा एक डायग्राम दिखा देती हूँ, तो उसमें जो टेस्टीज होता है वो स्क्रॉटम में पाया जाता है। ऐसे यूँ ये स्क्रॉटम बनाने की कोशिश की गई है। तो जो वृषण शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया है वो स्क्रॉटम के अंदर होता है। और जो शुक्र वाहिकाएँ होती हैं वो इस तरीके से लगी होती हैं, ये यूँ ऐसे। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि एक शब्द दे दिया इन्होंने शुक्रवाहिका, तो ऐसा लग रहा है कि ये सही होगा। नहीं, इसका सही वर्ड है कि टेस्टीज में यानी वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण के अंदर बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं, उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। ये कह रहे हैं कि कूपिका, वायु कोष्ठिका, एयर चैम्बर्स कहाँ पाए जाते हैं। तो कूपिका पाई जाती है, या हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे यकृत में, फेफड़ों में, अमाशय में, जीभ में। यहाँ का सही आंसर है फेफड़ों में, क्योंकि वायु कोष्ठिका श्वसन में गैसियस एक्सचेंज यानी गैस के आदान प्रदान में हेल्प करती है। अगला ये कह रहे हैं नेक्स्ट 18वें प्रश्न पे जाएं। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पौधों के जल के परिवहन हेतु होता है। पौधों में जल का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। तो फ्लोएम तो बने हुए फूड को ट्रांसलोकेट करता है, ये नहीं होगा। रंध्र से वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन होता है। पित्त मज्जा ये रूट और स्टेम में पाई जाती है इंटरनल स्ट्रक्चर में, लेकिन ये जल का कंडक्शन नहीं करती। हमें क्या पढ़ना है, जल। तो सही वर्ड होगा जाइलम, यानी पौधों में जो जाइलम है वो जाइलम जल के परिवहन का काम करता है। अब इसका 19th पार्ट आ जाते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य रक्तदाब होता है। सामान्य रक्तदाब एक स्वस्थ व्यक्ति में होता है। पढ़ देती हूँ चारों ऑप्शन। कह रहे हैं पहला 140/80 नो, बी को कह रहे हैं 120/80 यस। बाकी नीचे वाले भी इनकरेक्ट है, यानी जो इसका 19वें प्रश्न का इसका सही आंसर होगा बी, यानी आपको जो 4 ऑप्शन देंगे वहाँ बी में सर्कल करेंगे। ए 120/80 ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, MM/Hg ना भी लिखा हो, यानी पारे से कंपेयर करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें यानी और एक्सप्लेन करें तो इसमें इसको ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए, फिर इसको ले लेते हैं पढ़ने के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें ये 120/80 इसमें जो 120 है ये संकुचन का दाब है और जो 80 है वो शिथिलन का दाब है। यानी 120 को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और जो 80 लिखा है आपने इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यानी सही आंसर बी है। 20वां प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारत का जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है।
जल पुरुष, भारत की बात हो रही है इस समय, भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये देखिए भारत की बात हो रही है। तो भारत के जल पुरुष बिंदेश्वर पाठक, जेसी चौधरी नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा। करेक्ट आंसर है राजेंद्र सिंह। और एक और फ़क्र की बात हम लोगों के लिए ये है, गर्व की बात, अभिमान की बात कि ये राजेंद्र सिंह जी यूपी के हैं। इन्होंने जल के संरक्षण में राजस्थान में स्पेशली इतना काम किया है, इतना काम किया है कि इनको भारत के जल पुरुष की उपाधि दे दी गई। अब इस प्रश्न में इस शब्द की जगह, पहले तो जो आंसर इनकरेक्ट है उनके आगे के सारे डॉट हटा लिए जाएं। ठीक है, अब इस प्रश्न में जल पुरुष की जगह अगर ये वर्ड लिखा हो तो भी सही है, यानी इसकी जगह पे ये वाटरमैन भी लिख कर आ सकता है। वाटरमैन भी ऐसे लिखकर हिंदी में आ सकता है, या ये जल पुरुष की जगह वाटरमैन के साथ साथ जलमैन भी लिखकर आ सकता है। क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछें, लेकिन आप फोकस करिए, इस कोशिश करिए कि जितने ऑब्जेक्टिव हैं इनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। दूसरी बात, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएं, कंसीडर करिए आपने 2 क्वेश्चन कर लिए तो आप 2 गोले बनाएं, अगला 2 कर लिए तो 2 गोले बना लीजिए। कारण, ताकि कोई भी जो आप सर्किल कर रहे हैं वो ए का बी में या बी का ए में या बी ए का सी में ना जाए। अगली वीडियो में मैं आपको वर्णात्मक यानी खंड ब के उपखंड ग के प्रश्नों का उत्तर लेकर आऊँगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो, इसी कामना के साथ बाय बाय।